नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। हम लोग ज़्यादा सेकुलर है या यूनाइटेड स्टेट ज़्यादा सेकुलर है, और सेकुलर होता क्या है बेसिकली, इन सभी मापदंड पे आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यूपीएससी ने 2024 में मेंस के सवाल में हमें यूएस और इंडिया के सेकुलरिज्म को कंपेयर करने के लिए कहा। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार इस प्रकार का सवाल आया है। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो जनरल स्टडीज की थीम है, उसमें कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है। लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है। अगेन, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स 250 वर्ड्स के अंदर पूछा गया था, यानी कि 3 पेजेस में हम इसका आंसर दे सकते थे। एंड वील जस्ट लुक एट व्हाट अप्रोच वी शुड फॉलो। अगेन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस टू आंसरिंग द क्वेश्चन, बट कुछ चीजें जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप वो एड्रेस नहीं करते हो तो फिर क्वेश्चन की डिमांड को मीट नहीं करोगे और मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि इसके दो पार्ट्स बन गए हैं दोबारा से। इंडिया के सेक्युलरिज्म को आपने डिस्कस करके देना है। मतलब आप सिर्फ ये मेंशन नहीं कर सकते कि इंडिया के सेक्युलरिज्म को कौन से आर्टिकल्स या कौन से लॉज रिप्रेजेंट करते हैं। यू मे हैव टू इलैबोरेट इन 1 और 2 लाइंस ईच ऑफ द पॉइंट्स, तभी डिस्कशन पूरा होगा। अब इस डिस्कशन में आप इंडियन सेक्युलरिज्म की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, यानी कंसर्न्स और बेनिफिट्स, दोनों हाईलाइट कर सकते हो। बिकॉज यू हैव टू डिस्कस। डिस्कशन का मतलब होता है एक इंफॉर्म्ड ओपिनियन रखना और उसके साथ साथ काउंटर भी उसको कर देना। दिस इज लाइक अ डिस्कशन, है ना। तो अब सबसे पहले शुरू करेंगे। बोथ इंडिया एंड यूएस आर लिबरल डेमोक्रेसीज विच रिकॉग्नाइज सेक्युलरिज्म एज अ फाउंडेशनल फीचर ऑफ पब्लिक लाइफ, or you may even venture out and say as basic structure of their constitutions, but the way in which they follow it in practice vastly varies. ये आपने एस्टैब्लिश कर दिया, समराइज कर दिया कि आप इस क्वेश्चन की टोन कैसे सेट करना चाहते हो। आप दोनों को सेकुलर मानते हो, लेकिन जिस तरीके से सेकुलरिज्म का मीनिंग और उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है दोनों देशों में, वो डिफरेंट है। Now you will expand on all these points जहां पे constitutional provisions under the Indian Constitution, laws that are passed in India, और उसको आप एड्रेस करोगे कैसे। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप गो थ्रू करोगे तो आप ये पाओगे कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना भारत में अलाउड नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। तो अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो ना तो हम भगवान का नाम लिख रहे हैं, ना ही हम किसी प्रकार का उसमें रिलीजन इन्फोर्स कर रहे हैं। अगर आप सेट ऑफ राइट्स अंडर 25, 26, 27, 28 देखोगे तो इंडिविजुअल लेवल, कलेक्टिव लेवल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप फंडामेंटल राइट्स दे रहे हो और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर रहे हो। दीज ऑल कैन बी रिटन एज सेपरेट पॉइंट्स, दीज बिकॉज यू हैव टू डिस्कस, है ना। आर्टिकल 44 के अंदर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड एनविसेज किया है। This may not be a compulsory provision, but this is a directive principle of state policy. Laws के अंदर आप बताओगे that because our secularism allows every religion to follow their particular practices, that is why there are different personal laws that exist. हालांकि ये यूसीसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बट आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सेकुलरिज्म बताओगे ना। प्रैक्टिकली आप ये देखोगे that their personal laws are regulating the particular features like adoption, marriage, divorce, succession. Then you have minorities से जुड़े rights. Then you have state-led religious reform, which is enshrined under Article 25, which is enshrined under management or regulation of secular practices of religious places. चाहे वो हज जर्नी का रेगुलेशन हो, चाहे वो टूरिज्म रिलेटेड टू रिलीजन इसका रेगुलेशन हो, गवर्नमेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन सब चीजों के अंदर। एंड फाइनली प्रियम्बल में भी इसे ऐड किया गया आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. So on the first 1.5 page you will expand on these points. You'll talk about fundamental rights,
You'll talk about laws, personal laws that manage or that regulate different religions. You talk about specifically minority rights. You talk about state-led religious reform, whether it is triple talaq, whether it is untouchability ban, practice of untouchability, etc. ठीक है, marriage age, etc. All these things are state-led religious reform only. And preamble. Now ultimately what you have to do is, in second part of the question, you have to compare it with the secular principles of US Constitution. And this is equally important. मतलब ये सेम वेटेज का होगा, ये सेम वेटेज का होगा. 15 नंबर का है तो 7.5 नंबर इसके होंगे, 7.5 नंबर इस कंपैरिजन के होंगे तकरीबन. इससे पहले कि मैं इस सेपरेशन बताऊं, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं. हमारा मेंस मेंटोरशिप का जो बैच है, जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2025 के लिए मेंस की मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको. 48 डेज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट इसमें अवेलेबल होंगे और वीकली लाइव डिस्कशंस मेंटोरिंग के साथ साथ 1-on-1 सेशंस मेरे साथ इसमें अरेंज किए जाएंगे. यदि इंटरेस्टेड है तो अवेल कर सकते हैं. वापस आते हैं, इंडिया और यूएस, इनका कंपैरिजन करना है. तो अब आप देखो कि इंडिया में सबसे पहला है स्टेट हैज नो रिलीजन, and we follow the principle of, or the concept of, principled distance as envisaged by political theorist राजीव भार्गव. हमारा जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन वाला नहीं है सेकुलरिज्म का. इनफैक्ट सेकुलर शब्द हमने तभी प्रियम्बल में नहीं रखा या तभी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं रखा था क्योंकि सेकुलर शब्द का मीनिंग in terms of the conception which is there in liberal democracies of the West says that there will be no relation between church and the state. That means religion and the government. ये आयरन वॉल सेपरेशन के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है जो थॉमस जेफरसन ने एनविसेज किया था, जो वहां के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के. तो अमेरिका में जो सिस्टम चल रहा है वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का चल रहा है. ऑल्दो इन प्रैक्टिस वहां पे भी कंप्लीट सेपरेशन नहीं है. आप देखते होंगे कि जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हैं, वो बार बार बाइबल को साइट करते हैं, चर्च को जाने को एक अच्छा वर्च्यू बताते हैं. तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन प्रिंसिपल के तौर पे वहां पे सेपरेट है, स्टेट सेपरेट है, चर्च सेपरेट है. और हमारे यहां ये जो शब्द है, ये शब्द इंसर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट से, बट ऑलरेडी देयर वर एग्जिस्टिंग प्रोविजन व्हिच मेड इंडिया सेकुलर इन दैट सेंस. आवर सेकुलरिज्म हैज two major components. Number one, state has no religion. Number two, we will treat all religions equally. That implies that we can regulate religions, but that regulation must not be discriminatory. हम रेगुलेट कर सकते हैं रिलीजन्स को, खासतौर पे सेकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजन विच आर नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज, उसको रेगुलेट कर सकते हैं. मैं आगे बताऊंगा इसके ड्रॉबैक्स क्या है. बट इक्वल ट्रीटमेंट और स्टेट हैज नो रिलीजन, ये दो प्रिंसिपल्स अगर आप इंडिया की तरफ लिखते हो, पॉइंट लिखते हो, तो बराबर समझ आ जाएगा. दैट इंप्लाइज दैट स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस. स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म लेके आ सकता है, जिसके एग्जाम्पल है कि किसी भी हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप को किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए ओपन किया जा रहा है या जा सकता है, ऐसा संविधान में लिखा है. Religion as seen as a community or societal phenomena or societal event, whereas in India, US religion is supposed to be a private and a personal choice. This is the basis of that distinction. देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में सेकुलराइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक स्फीयर में रिलीजन ज्यादा प्रिडोमिनेट नहीं करना चाहिए. चाहे वो रिलीजियस सिंबल्स की बात हो, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात हो, अटायर्स की बात हो. एक फॉर्म ऑफ सेकुलराइजेशन का पर्पस ये है कि लोग चर्च कम जाते हैं, लोग रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस में कम पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज देयर नेचुरल प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेकुलराइजेशन, बट आवर नेचुरल प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेकुलरिज्म हैज नेवर बीन दिस. तो इसलिए हम अलग तरीके से समझते हैं. तो हमारे तीन प्रिंसिपल्स याद रखना है. एक, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट देनी है सब रिलीजन को. और तीसरा, कम्युनिटी या सोसाइटल फिनोमेना की तरह रिलीजन को देखना है, जिसका मतलब कि अगर रिलीजन में रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी तो स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है. यूएस के अंदर स्टेट हैज टू बी ब्लाइंड टू रिलीजियस आइडेंटिटी. देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस. दैट इज द कंपैरिजन. नाउ when you compare or when you're discussing earlier, you can also point out to the benefits and concerns of both the models. अब इसको तुम फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो, ठीक है. जैसे इंडिया
बेनिफिट्स कंसर्न्स, यूएसए बेनिफिट्स कंसर्न। उन्होंने जो अपना मॉडल अडेप्ट किया है उनके कुछ बेनिफिट्स होंगे उनके लिए, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। सिमिलरली इंडिया ने जो मॉडल अडेप्ट किया है उसके काफी बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। बेनिफिट्स तो सिंपल है समझना, माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपगेशन, ये सब मिल रहा है। स्कोप रहता है स्टेट लेड रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टेट की इंटरफेरेंस बताई जा सकती है इन सेवरल मैटर्स। अभी रिसेंटली जो मैटर चल रहा है दैट इज रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ टेंपल्स बाय द स्टेट अथॉरिटीज विच इज सब जुडिस इन द कोर्ट, कि किस हद तक कौन सी टाइप की एक्टिविटीज को स्टेट रेगुलेट कर सकता है। ये एक फ्रिक्शन पॉइंट बन के आ जाता है, उभर जाता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशिंग एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं बताऊंगा कि कौन से रिलीजन की प्रैक्टिसेस एसेंशियल है, कौन सी नहीं है। अगर वो एसेंशियल है तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, अगर वो एसेंशियल नहीं है तो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। Supreme Court can say this because we have implemented this model of secularism where the state can carry out religious reform. तो इसलिए कंसर्न है, क्योंकि क्या जजेस या जुडिशरी इज द बेस्ट जज or the best people to understand what is religious practice or what is essential to a particular religion and what is not? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क खुद जजेस भी रेस करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप सबरीमाला केस को बता सकते हो जहां पे डिसेंटिंग जजमेंट में ये कहा गया था। अब इस आंसर में ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आंसर में इतनी स्पेस नहीं है ना, खत्म हो गया आपका आंसर ऑलमोस्ट। आप बस इंडियन मॉडल और यूएस मॉडल को कंपेयर कर रहे हो, यूएस मॉडल के बेनिफिट्स बता रहे हो और कंसर्न्स बता रहे हो, इंडियन मॉडल के बेनिफिट्स कंसर्न्स बता रहे हो। इसमें आप एक एक सेंटेंस लिखोगे, 1 सेंटेंस ईच, दैट्स इट। नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर बिकॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर अर्लियर। तो यूएस का मॉडल लिबरल है, इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है और किसी प्रकार की स्टेरियोटाइपिंग से बचा सकता है, रिलीजियस स्टेरियोटाइपिंग से बचा सकता है, क्योंकि अगर सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स या स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा किसी धर्म को तो फिर कैसे स्टेरियोटाइपिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि किसी प्रकार का रिलीजियस रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, रिलीजियस एक्सप्रेशन एक तरीके से स्टाइफल हो सकता है, because symbols of religion are seen as anti-secular activities। अगर आप religious symbols पहनते हो, attire पहनते हो, तो वो may be seen as anti-secular activity, जिसकी वजह से डिसकंटेंट फॉस्टर हो सकता है। ऐसा यूएस मॉडल में भी होता है, फ्रांस के मॉडल में भी होता है। तो ये सब चीजें आप बेनिफिट करोगे मेंशन, और उसके बाद आप आंसर अपना कंक्लूड करोगे। अब मैं वेट करूंगा आपके कंक्लूजन की। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि कंक्लूजन आप मुझे लिख के बताओगे। बहुत कम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, इसलिए मैंने आज डिस्कस नहीं किया है। आई वांट दैट ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो मेक इट अ प्रैक्टिस कि कम से कम तुम कंक्लूजन अपने माइंड से लिखोगे। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं कंक्लूजन, आरोप भी लगते आए हैं लोगों पे। करो कॉपी पेस्ट, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके भूलो मत। अगर उसे यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एग्जाम में जाके भी वही वैसा ही लिख के आना, फिर बात है। तो इसलिए कंक्लूजन आप मुझे बताएं कि हाउ टू कंक्लूड दिस आंसर, एंड आई विल डिस्कस द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी टुमारो। तो इंडियन सेक्युलरिज्म और यूएस के सेक्युलरिज्म को एक बार दोबारा देख लेते हैं, कैसे कंपेयर किया। पहले हमने उसको एक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। हमने इंडियन सेक्युलरिज्म को एक्सपैंड किया पॉइंट वाइज, पहले कॉन्स्टिट्यूशनली, फिर लीगली, फिर माइनॉरिटी राइट्स, फिर स्टेट लेड रिलीजियस रिफॉर्म और फिर प्रीएम्बल के तौर पे। फिर हमने टेबल बनाया जिसमें हमने इंडिया और यूएस के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिफरेंस है सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट में, उसको कंपेयर किया। और आखिर में हमने बेनिफिट्स ऑफ इंडियन मॉडल, ये भी टेबल बना सकते हो चाहो, या फ्लो चार्ट बना सकते हो इस प्रकार का, बेनिफिट्स ऑफ इंडियन मॉडल, बेनिफिट्स ऑफ यूएस मॉडल बता के अब इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन आप मुझे बताएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद और लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।